नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम अपने प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की रचना की है ना, वो किस भाषा में की है। मतलब कि पद्मावत महाकाव्य है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, वो किस भाषा में लिखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी। तो देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना है ना, वो अवधी भाषा में रचित है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, जिस विशेषण के अंतर्गत मात्रा, वजन, नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है को घटिये वृषभानु जावे हलदल के वीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक और उपमा। तो देखिए, हमने अपने अलंकार वाले वीडियो में बताया था कि ऐसा अलंकार जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, ठीक ना। जैसे कि एक शब्द आए उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, जो वृषभानुजा शब्द आया है और हलदड़ शब्द आया है, इसके एक से अधिक अर्थ है। जैसे वृषभानुजा मतलब वृषभ मतलब क्या होता है, बैल, और अनुजा मतलब होता है पुत्री, मतलब बैल की पुत्री। और एक होता है वृषभानु और दूसरी है वृषभ की अनुजा। वृषभानु एक लोगों का नाम है, वृषभानु की पुत्री है। और एक हलदर, पहले खेत की जुताई कैसे होती थी, किसान खेत की जुताई बैल से करता था ना। तो हलदर के वीर, हलदर मतलब जो बैल हल को धारण करे, ठीक ना। तो बैल जो हल को धारण करे उसे हलदर कहते हैं। और बलराम भगवान श्री कृष्ण के भाई, वो भी उनका जो हथियार था, जो उनका औजार था, वो क्या था, हल था ना। तो उनको भी हलदर कहा जाता था, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है पूस की रात कहानी किसकी लिखी है। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, जो पूस की रात कहानी है ना, वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है चंद्रशेखर में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो देखिए, हमने जो अपना समास वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें बताया था क्या ऐसे समास जिसका न उत्तर पद प्रधान हो न पूर्व पद प्रधान हो, कौन सा पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो देखिए, चंद्रशेखर शब्द है ना, अब इसका न उत्तर पद प्रधान होगा न पूर्व पद प्रधान होगा, इसमें क्या है, अन्य पद की प्रधानता दिया है। चंद्रशेखर का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शंकर। तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है शिक्षा, चर्चा, अर्चना और पर्चा। तो देखिए, जब आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछे ना प्रश्न में, तो आप उस शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा दी जाती है, ठीक ना, ये स्त्रीलिंग है। चर्चा होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। अर्चना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है ना, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन पर्चा भरा जाता है, ठीक ना। जैसे प्रधानी का कोई इलेक्शन का पर्चा होता है ना, उसको भरा जाता है। या परीक्षा का पर्चा देते हैं तो लोग कहते हैं पर्चा कैसा हुआ, तो लोग कहते हैं पर्चा अच्छा हुआ, ठीक ना। तो ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। पर्चा आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है
हिंदी में कारक होते हैं, मतलब कारक कितने होते हैं? ऑप्शन है 8, 5, 4 और 7। तो देखिए जो हिंदी में कारक होते हैं ना वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और 8 कारकों का प्रयोग हमने बताया हुआ है। यदि आपको कारक की विभक्ति पहचानना नहीं आता है तो आप हमारा कारक वाला वीडियो जाके देख लीजिए, जो आपको हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। हमने पूरा उसमें डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। देखिए जब नहीं आए ना, हम बार बार कहते हैं जब नहीं प्रश्न में आए उस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। ऑप्शन है विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, भक्तमाल और गीतावली। तो देखिए जो तुलसीदास की रचना है ना वो विनय पत्रिका भी है, पार्वती मंगल भी है और गीतावली भी है। जो ये भक्तमाल रचना है ये तुलसीदास की न हो कि किसकी है? नाभादास की है। ऑप्शन सी वाला सी हो जाएगा। भक्तमाल तुलसीदास की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? मतलब आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया था उसका नाम, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है इमली के पात पर बारात का डेरा। ये लोकोक्ति है ना, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है अत्यंत कंजूस होना, असंभव बात, कमाल, साधन थोड़े, बात कड़ी। तो देखिए इमली के पात पर बारात का डेरा, जिसमें इसका सही अर्थ हो जाएगा कि साधन तो थोड़े हैं, इमली का पत्ता बहुत छोटा होता है ना, तो और बारात उस पर ला रहे हैं, मतलब कि बात तो बहुत कड़ी बता रहे हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि साधन थोड़े, बात कड़ी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है आंखों का काजल चुराना का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है आंख को निस्तेज करना, काजल लगी आंखों में से काजल पोंछना, सफाई के साथ चोरी करना, तुच्छ स्तर की चोरी करना। तो देखिए आंखों का काजल चुराना का सही अर्थ होता है ना कि सफाई के साथ चोरी करना, मतलब कि चोरी भी कर लें किसी को पता भी न चले, ठीक है ना। नहीं लगता है वो तो आंखों का काजल चुरा लेता है, मतलब इतना बड़ा इतना शातिर चोर है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, सफाई के साथ चोरी करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? मतलब क्रोध अस्थायी भाव है, किस रस का है वो आपको बताना है। ऑप्शन है विभत्स, रौद्र, हास्य और वीर। देखिए जो क्रोध अस्थायी भाव है वो रौद्र रस का है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है? छायावादी युग के कौन से कवि हैं? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, भूषण, दिनकर और कबीर। देखिए जो आपके सुमित्रानंदन पंत है ना वो छायावादी कवि हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? ऑप्शन है श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, ए और बी दोनों। देखिए जो राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है ना वो भारत में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए 6 कवियों को मिला है। कौन कौन से कवि हो जान लीजिए। पहले हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे हैं एम गोविंद पै, चौथे हैं कुवेम्पु, पांचवें हैं कवि प्रदीप और छठवें हैं जी.एस. शिवारुद्रप्पा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को भी, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है नीलकंठ में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया ना कि ऐसे समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, जिसका तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या रहा है, देखिए थोड़ा यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे चपल रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा? चपल, चपल,
शब्द का उचित विलोम चुनिए। चपल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है महान, गंभीर, स्थावर और अचल। तो देखिए जो चपल होता है ना, चपल का अर्थ होता है चंचल, ठीक है ना। तो चंचल का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर। चंचल मतलब क्या होता है? शरारती, चंचलता उसके अंदर भरी रहे। और गंभीर मतलब बहुत ही ठोस रहे, वो बहुत ही गंभीर रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला सही जाएगा, चपल का विलोम गंभीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है प्रिय विशेषण। प्रिय क्या है? विशेषण शब्द है। तो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, मतलब कि ऐसे शब्द आपको बताना है जिसका प्रयोग प्रिय विशेषण के साथ न हो सके। ऑप्शन है विषय, कवि, मित्र और बैरी। तो देखिए आप प्रिय का प्रयोग विषय के साथ कर सकते हैं, जैसे प्रिय विषय, नहीं लोग कहते हैं ये हमारी प्रिय विषय, जैसे हमारी हिंदी प्रिय विषय है। कवि, ये हमारे प्रिय कवि हैं। मित्र, ये भाई हमारे प्रिय मित्र। मित्र तो बहुत हैं, लेकिन उन मित्रों में यह प्रिय मित्र है। लेकिन जो बैरी शब्द है ना, बैरी में कोई प्रिय विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि बैरी का अर्थ होता है शत्रु। अब कोई थोड़ी कहेगा ये हमारे प्रिय शत्रु हैं, कोई कहेगा? इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। प्रिय विशेषण का प्रयोग बैरी शब्द संज्ञा के साथ नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। ऑप्शन है समास, संधि, व्याकरण और विकार। तो देखिए जहाँ पे दो शब्दों के मेल से अन्य शब्द बनते हैं वहाँ पे क्या होता है? समास होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जहाँ पे दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे संधि होती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है उर्मी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है पुस्तक है, मतलब कि पुस्तक क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? बताइए पुस्तक आपका क्या है? पुस्तक आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, पुस्तक खरीदी जाती है, पुस्तक बेची जाती है, ठीक ना। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है देख लीजिए। आपका प्रश्न है कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक से शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।